Hey nurses, today we will discuss about gastroesophageal reflux disease. In short, we call it as GERD. GERD क्या होता है? नॉर्मली जो हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो पाइलोरिक इंस्पेक्टर के थ्रू होते हुए इंटेस्टाइन में चला जाता है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये गैस्ट्रिक कंटेंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होके एसोफेगस और उसके बाद ओरल कैविटी तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको देखने पड़ते हैं। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। गर्ड एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि मोस्टली पीपल्स में खाना खाने के बाद देखने को मिलता है। गर्ड तब होता है जब गैस्ट्रिक जूसेस जो होती हैं रिफ्लक्स होकर एसोफेगस में पहुंच जाती हैं नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा, और जिसकी वजह से वहाँ पर म्यूकोजल इंजरी जैसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम डेफिनेशन देखेंगे। गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ वो कंडीशन है जिसमें पेट में बनने वाला एसिड एसोफेगस तक आ जाता है और इसका कारण होता है पेट के ऊपर मौजूद स्फिंक्टर का सही से ना बंद होना। अब हम देखेंगे एक हेल्दी कंडीशन है और ये गर्ड का कंडीशन है। हेल्दी कंडीशन में क्या होता है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है ये वापस नहीं जा पाता है क्योंकि यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर होता है जो कि क्लोज हो जाता है। और गर्ड के कंडीशन में क्या होता है, ये जो स्फिंक्टर होता है ये लूज़ हो जाता है किसी वजह से। बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लूज़ हो जाता है ये। तो ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है ये बाउंस बैक करके उल्टा ओरल कैविटी में चला जाता है। अब चूँकि यहाँ पे गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, क्योंकि HCl का सीक्रेशन वगैरह हो रहा है तो वो म्यूकोज़ा को डैमेज कर देता है। जो स्टोमक का म्यूकोज़ा होता है उसका मॉडिफिकेशन, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, बट जो इसोफेगस का म्यूकोज़ा होता है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाता है। इस वजह से वहाँ पे म्यूकोज़ल इंजरी हो जाता है, अल्सर्स देखने को मिलते हैं, इनफैक्ट माउथ में भी देखने को मिलते हैं। अब हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। एबनॉर्मल लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर, ये जो लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर इसको कहते हैं, इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, ये जो पोजीशन है। उसके बाद इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, किसी वजह से अगर एब्डोमेन में प्रेशर हो रहा है तो फिर यहाँ से ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो वॉल्स लूज़ होने के चांस रहते हैं, वॉल्स को खुलने के चांस होते हैं, वाल खुल सकता है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट जा सकता है वापस। हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड, स्टोमक में HCl का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाना। डिक्रीज एसिड क्लियरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयर्ड पेरिस्टाल्सिस और एबनॉर्मल सलाइवा प्रोडक्शन, कभी कभी एबनॉर्मल सलाइवा प्रोडक्शन की वजह से या फिर एबनॉर्मल पेरिस्टाल्सिस की वजह से जो स्टोमक में एसिड रहता है वो क्लियर नहीं हो पाता है, वहीं पे स्टे करता है, और जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं होता है तो फिर वो गर्ड का रूप ले लेता है। डिलेड गैस्ट्रिक इम्पटिंग, जो हमारा स्टोमक है वो जल्दी नहीं खाली होता है, उसमें से जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वहाँ पे काफ़ी टाइम तक रुके रहते हैं, जिसकी वजह से HCl का सीक्रेशन बढ़ता रहता है और वो जो कंटेंट होता है हाईली एसिडिक हो जाता है। और किसी वजह से थोड़ा भी अगर मतलब किसी को डकार वगैरह आती है, किसी भी वजह से वो जैसे ही जो स्फिंक्टर खुल जाता है और फिर उसकी वजह से वो एसोफेगस में और ओरल कैविटी में जाने के चांसेस होते हैं। हमारे फूड पैटर्न भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, कॉफ़ी वगैरह अल्कोहल वगैरह भी कॉज कर देता है। हियाटल हर्निया की वजह से भी देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम में हम देखेंगे हार्ट बर्न होने के चांसेस रहते हैं। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम में हार्ट बर्न देखने को मिलता है, रिगर्गिटेशन होता है, वो भी एफर्टलेस होता है, मतलब हमें कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, ना कोई नौजिया का कंडीशन है ना कोई वोमिटिंग का कंडीशन है, फिर भी हमारे रिफ्लक्सेस जनरेट हो रहे हैं और जिसकी वजह से जो फूड कंटेंट है स्टोमक में वो वापस इसोफेगस में और हमारे ओरल कैविटी तक आ जाता है। चेस्ट पेन होने के चांसेस रहते हैं। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या करते हैं, हम pH मॉनिटरिंग करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, इसोफेगोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी करते हैं, इसमें हम इसोफेगस को, स्टोमक का, ड्यूडेनम का इंडोस्कोपी करवाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट हम H2 ब्लॉक कर देते हैं जो कि एसिड के सीक्रेशन को कम करता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, ये भी एसिड के सीक्रेशन को कम करता है, एंटासिड देंगे, एंटासिड भी एसिड को जो pH कम करके उसको नॉर्मलाइज कर देता है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। हम नर्सिंग मैनेजमेंट या फिर घर पे भी हम ऐसे मैनेजमेंट कर सकते हैं अगर किसी को गर्ड की प्रॉब्लम होती है तो। टीच द पेशेंट दैट डू नॉट लाई डाउन फॉर 3 to 4 hours आफ्टर ईटिंग,
खाना खाने से 3-4 घंटे तक पेशेंट को लेटना नहीं चाहिए। जो बेड होगा उसका हेड साइड जो होगा उसको 6 से 8 इंच ऊपर रखना है और फिर उसको गार्लिक, ओनियन, पेपरमिंट, फैटी फूड, चॉकलेट, कॉफ़ी, सिट्रस जूसेस, कोक्स, टोमेटो प्रोडक्ट ये सब नहीं खाना चाहिए, उसको अवॉइड कर देना चाहिए। उसको अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, ज़रूरत से कम ही खाना खाए ताकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर उसका कम ही रहे। और नर्स ने बताना है उसे कि जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और क्या प्रॉब्लम आने पर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आके फिर से मिलेंगे। नर्स को ये एडवाइस करना चाहिए पेशेंट को कि कोई भी दवा खाते टाइम वो लेट के ना खाए, बैठ के या फिर खड़े होकर खाए और कम से कम 100 ml ऑफ लिक्विड लेकर वो दवा खाए। नर्स वुड इनकरेज ए वेट रिडक्शन प्रोग्राम। नर्स को वेट रिडक्शन प्रोग्राम कैरी करना चाहिए ताकि जो ओवरवेट पेशेंट होते हैं उनका वेट रिड्यूस हो और उनका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रिड्यूस हो। थैंक यू।